गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। प्रतीक सर वाला कोर्स किस किस का चल गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जिससे पता चल सके। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से किस सिद्धांत को बाध्य कंडीशनिंग के रूप में जाना जाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल। तो ये कौन था? संचालक कंडीशनिंग। इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं एक सेकंड, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये किसकी? स्किनर की। स्किनर का सिद्धांत था आरएस सिद्धांत, रिस्पॉन्स स्टिमुलस। मतलब पहले आप रिस्पॉन्स दोगे फिर आपको स्टिमुलस मिलेगा। इसका उल्टा कर देना एसआर सिद्धांत। तो ये किसका था? थॉर्नडाइक का था। स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतना याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन और मॉडलिंग का परिणाम है? तो ये है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, मतलब बंडूरा का। याद रखना, बंडूरा कहाँ के थे? कनाडा के। ये पूछा गया है, याद रखना। एक चीज़ याद रखना, कौन सा? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप बताएं बंडूरा ने किसी भी चीज़ को याद, मतलब देख के सीखने के। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है। मनोलैंगिक सिद्धांत भी है इनका। ठीक है, इनकी बेटी का नाम पूछ लेता है सिगमंड फ्राइड की, कौन थी? अन्ना फ्राइड। उन्होंने ही अहम मनोविज्ञान दिया था, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये दिया कोहलर ने। इनकी किताब है मेंटेलिटी ऑफ एप्स। अब एक चीज़ याद रखना, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को आहा मूवमेंट भी कहते हैं। आहा, ये वाला, मतलब एकदम से आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए ना तो ये वाली फीलिंग आती है मन से। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कोहलर ना ये जो गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है, गेस्टाल्टवाद कहाँ का था? जर्मनी का था, जर्मनी से रिलेटेड, ऐसे याद। और बर्दीमर लेके आया था इस गेस्टाल्टवाद को। गेस्टाल्टवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बर्दीमर को, ऐसे याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कौन सा दिया इन्होंने? संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, याद रखना। कितनी बताई? 4। कौन कौन सी? इंद्रियजनित, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त और अमूर्त, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से किस विधि क्रिया प्रसूत का हिस्सा नहीं है? कौन सी नहीं है? कौन सा है ये पूछ रहा है। तो दंड, पुरस्कार, पुनर्बलन, ये सभी हैं। एक चीज़ याद रखना, पनिशमेंट से ना किसी भी चीज़ को हम कम करते हैं, ठीक है, और रीइंफोर्समेंट से बढ़ावा देते हैं किसी भी चीज़ में। अब दो तरीके का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पनिशमेंट भी और रीइंफोर्समेंट भी। पनिशमेंट में पॉजिटिव में क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ दे रहे होते हैं, और नेगेटिव में हम कुछ चीज़ उनसे वापस ले रहे होते हैं बच्चों से। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इसमें से किस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग। तो किसका? ये पावलोव का है। 1904 में नोबेल मिला था इन्हें, याद रखना। एस टाइप सिद्धांत कहते हैं इनके सिद्धांत को। हॉफमैन मशीन थी, पैरोटिड ग्लैंड थी जिसमें प्रयोग किया था कुत्ते की। ठीक है, इतना याद रख लेना। पावलोव के बारे में और आपको बताना चाहूँ तो ये है उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके सिद्धांत में। ब्रूनर की 3 अवस्थाएं हैं, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, याद रखना। डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट, और किसका? एक डिस्कवरी लर्निंग दी है इन्होंने। ठीक है, और स्पाइरल कैरिकुलम, ये भी कॉन्सेप्ट इन्हीं से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया में बंडूरा निम्न में से बंडूरा किसके लिए जाने जाते हैं? तो बंडूरा का है मॉडलिंग थ्योरी। कौन सा? मॉडलिंग, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, जीन पियाजे द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया गया है? तो जीन पियाजे थे, वो इंग्लिश में देख लेते हैं, आसान हो जाता है। असिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये दिया है। एस्केपिज्म कुछ नहीं है। अब ये याद रखना, असिमुलेशन और अकोमोडेशन ये किसका हिस्सा है? अडेप्टेशन का हिस्सा है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, याद रखो। कोई भी चीज़ आप अडेप्ट करते हो, वैसा कहीं वैसे आपने दिमाग में डाल दिया असिमुलेशन, आपके दिमाग में जो पहले थी उसको स्कीमा को चेंज किया तो अकोमोडेशन, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, कोई अगर आपको थ्योरी वगैरह समझनी हो ना तो बता देना, जैसे क्वेश्चन के साथ ही ना पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अलग से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहचान संकट शब्द किसने दिया है? ये एरिक्सन ने दिया है। अब देखो, सिस्टोनिक और डायस्टोनिक दो इन्होंने दिए हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, याद रखना। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी किताब है, 8 अवस्थाएं बताई हैं। साइको सोशल थ्योरी है इनकी, आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। अच्छा, कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और इनकी किताब का नाम क्या है? मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और प्याजे की किताब का नाम क्या है? मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, याद रखना। और सिगमंड फ्राइड की किताब का नाम क्या है बताओ? इनकी क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, और कौन सी है? साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से किसने प्राथमिक मानसिक क्षमता प्रतिपादित की? तो ये थर्स्टन है। थर्स्टन ने कितनी बताई थी? 7, ये पूछ लेता है। और 9 कारक बताएं, ये भी याद रखना।
गार्डनर ने क्या दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत, 8 तरीके की बुद्धि बताई है। 8वीं कौन सी थी उसमें, 1998 में, नेचुरल इंटेलिजेंस ये थी। और गार्डनर की किताब कौन सी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये याद रखना। थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है CABD सिद्धांत, बहुत कम लोग बताते हैं, याद रख लेना। बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं, बहुखंड सिद्धांत बोलते हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। एनिमल इंटेलिजेंस के फादर हैं ये, ठीक है, और एनिमल इंटेलिजेंस किताब है इनकी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता का द्वय कारक सिद्धांत, इसे ही क्या कहते हैं, राजतंत्री सिद्धांत। और जो विनय का है ना एक कारक सिद्धांत, इसे कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत, ये भी याद रखना। तो एक इसका स्पीयरमैन का, तो 2 कारक हैं इसमें, एक तो G और S, इसे कहते हैं जनरल फैक्टर, इसे कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। आंसर हो जाएगा ए। स्टर ने क्या किया था, 1912 में IQ का फॉर्मूला कितना दिया था, MA/C। इसमें से भी MA कब आया था, 1908 में आया था, कौन लेके आया था, बिने, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट है इसमें से बाल विकास के लिए जीन पियाजे का दृष्टिकोण निम्न में से क्या है, तो बताओ बाल विकास में कौन है। तो मैंने कितनी बार बताया आपको, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक है, कई बार बोला होगा ये शब्द मैंने आपको, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग विकास कैसी प्रक्रिया है, असतत, याद रखना। जीन पियाजे नहीं, जितने भी लोग जिन्होंने क्या दिए, विकास की अवस्था दी है, अवस्थाओं में जिन्होंने विकास को बांटा है, वो सब असतत्व वाले हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। हेट्रोनॉमी ऑटोनॉमी 2 स्टेज बताइए पियाजे ने, किसकी, मोरल डेवलपमेंट की, और सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट इसने ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, एरिक्सन के अनुसार परिणाम आशा मनोविश्लेषण के किस चरण में आता है, तो ये आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये कब आता है, पहली अवस्था है, याद रखना, 0 मतलब जन्म से 18 वर्ष। दूसरी कौन सी है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेमेंट आउट। तीसरी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। चौथी इन्फीरियरिटी अपॉन इन्फीरियरिटी वर्सेस, छोड़ो अभी से छोड़ देते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी है, याद आ गई। और 5वीं कौन सी है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इंडस्ट्री वाली से आते हैं, क्योंकि इससे हम स्कूल स्टार्ट होता है, किससे, इंडस्ट्री वाली से। आइडेंटिटी वाली किसकी है, किशोरावस्था से रिलेटेड है, इसलिए बहुत पूछता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, याद रखना। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किताब बताई दी है मैंने आपको पहले। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा प्रस्तावित है, तो एरिक्सन ने कौन सा दिया है बताओ, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल है इनका। ये चीज़ याद रख लेना, नया क्वेश्चन मिला था मुझे भी, तो क्वेश्चन नंबर इसका ना, इसे ना लिख लेना, और मैं नेक्स्ट टाइम इसे पूछ लूँगा कि एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत बताया था, एपिजेनेटिक्स, ठीक है। नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक विकास की बाल भावना बाहरी रूप से नियंत्रित होती है, तो ये कौन सा होता है बताओ, प्री कन्वेंशनल स्टेज। कौन सी, प्री कन्वेंशनल, ठीक है, ये हो जाएगा पूर्व परंपरागत। अब देखो प्री ऑपरेशनल, ये तो प्याजे की अवस्था है, कौन सी होती है, 2 से 7 वर्ष। एनिमिज्म होता है इसमें, और बच्चा क्या होता है बताओ, ईगोसेंट्रिक होता है, ये सब, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, क्रिटिसाइज किसको किया, ये किससे रिलेटेड, कोलबर्ग से रिलेटेड, जिसको क्रिटिसाइज किया था कैरोल गिलिगन ने। लेवल दिए 3, स्टेज दिए 6, और लेवल को क्या कहा जाता है, स्तर कहा जाता है, याद रखना। आंसर हो जाएगा ए। और एक चीज़ याद रखना, 10 से 16 वर्ष के बच्चों पे प्रयोग किए थे इन्होंने, ठीक है, और 72 बच्चों पे प्रयोग किए थे टोटल। किसने, इसने, कोलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण डैश अधिगम की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो किसका है, सोशियो कल्चरल थ्योरी बोलता हूँ मैं इसकी। मेक बिलीव प्ले, इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ZPD दिया था, इसके फोल्डिंग यूज किया था इसने। अगर पूछ ले टर्म किसने दिया था, तो ब्रूनर ने दिया था, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, याद रखना। एक चीज़ याद रखना कि पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने कहा था लैंग्वेज और क्या, ये लैंग्वेज मतलब भाषा और विचार अलग अलग चलते हैं शुरुआत के 3 साल तक, 2 से 3 साल तक, ये याद रख लेना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, 17 साल की उम्र में PhD कर ली थी, किसने, बायोगोत्स्की ने। सोच रहे हो कितना ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट था ये। अगर ये फैक्ट अच्छा लगा हो ना तो बताना कमेंट बॉक्स में, ऐसे फैक्ट्स और बताता जाऊँगा फिर। हाँ, अधिगम किससे रिलेटेड, मैंने बताया था ना, गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड, तो अंतर्दृष्टि, ठीक है। अच्छा, अंतर्दृष्टि में कोलर ने प्रयोग किस पे किए थे, चिंपैंजी पे किए थे, उसका नाम सुल्तान था, ठीक है। टेनरीफ द्वीप केनारी शहर फ्रांस का था, यहाँ पे ये प्रयोग हुए थे इनके, ठीक है, इतना याद रख लेना। यहाँ तक बोलते हैं कि ये जो चिंपैंजी था ना, एक बार तो जब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो ये गेट खटखटाने लग गया था, और जब गेट खोला ना इसने, कोहलर ने, तो उससे कहता है कि मतलब ये केले उतार के दो मुझे। मैं सोच रहे हो कितना मतलब चिंपैंजी चालाक हो गया था ये, ऐसा मतलब। अब आप लोग सोचोगे कहाँ लिखा हुआ है, तो द मेंटलिटी ऑफ एप्स जो किताब है ना, उसमें लिखा हुआ है कोलबर्ग ने ये सब। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक चीज़ों को
दो या दो से अधिक पहले से सीखी हुई उद्दीपन प्रतिक्रिया संयोजन को एक साथ जोड़ने से क्या बनती है? मैंने बताया था ना चेनिंग और शेपिंग का। देखो शेपिंग करते जाते हैं ना, एक शेपिंग, दो शेपिंग, तीन शेपिंग, तो ये मिल के क्या बन जाती है? चेनिंग बन जाती है। तो आंसर हो जाएगा सी। ये किसका नियम है? स्किनर का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, जहाँ प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होता तो वहाँ अधिगम का पठार बनेगा। क्या बनेगा? अधिगम का पठार, ए। नेक्स्ट, प्लेटिव ऑफ लर्निंग कहते हैं इसे। बच्चे अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। ये किसकी बात है? तो ये रचनावादी की। और रचनावादी कौन है? पियाजे। पियाजे को कहते हैं फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट। और क्या कहते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट किसको कहते हैं? बायगोस्की को। इसे क्या कहते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किसने प्रस्तावित किया कि लोग अपने जीवन काल के 8 मनोसंकटों से गुजरते हैं? तो बताया था ना ऊपर ही, एरिक्सन ने। अच्छा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि बताई थी 3 प्रकार की। कौन कौन सी बताई थी? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ठीक है, मूर्त को ये भी कह सकते हो यांत्रिक या व्यवहारिक। ठीक है, याद रखना, कहीं इसी बात पर सोचने लग जाओ। एना फ्राइड, ये अन्ना फ्राइड वही है, सिगमंड फ्राइड की बेटी। याद रखना। पार्टसन ने व्यवहारवाद दिया था और बाह्यदर्शन विधि के जनक हैं और व्यवहारवाद के भी जनक हैं। इनका बेटे का नाम था अल्बर्ट, जिस पर प्रयोग किया था। एक खिलौना सा था गुड्डा, जब भी वो उसे छूता बच्चा, आवाज़ आती बहुत जोर की। ये आवाज़ कर देते थे पीछे से। क्यों परेशान कर रहे थे? क्यों 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 लड़के को परेशान किया तुमने? देख रहे हो बार्टसन कितना दुष्ट इंसान था। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 1-1.5 साल के बच्चे को परेशान किया। नेक्स्ट, इसमें से किसका मानना है कि भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए, संरचना प्रदान करने के लिए जन्मजात क्षमता? ये नॉम चॉम्स्की है, नेटिविस्ट थ्योरी कहते हैं इसकी थ्योरी को। सिंथेटिक स्ट्रक्चर, ये किताब थी इनकी, ये याद रखना। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है हर किसी इंसान के गले में, ऐसा मानते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर मेथड, ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये क्यों होता है? अब ये कहते हैं कि देखो जानवर क्यों नहीं बोल लेते? जानवरों के मन अंदर होता ही नहीं ये एलईडी, इसलिए नहीं बोल पाते। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से किसका विचार है कि भाषा पहले आती है और उसके बाद विचार आता है? तो भाषा इसकी अभिव्यक्ति है। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। विचार पहले है और भाषा इसकी अभिव्यक्ति है। तो विचार पहले कौन कहता है? तो ये कहते हैं जीन पियाजे, मैंने बताया था ना। और प्लेटो ने क्या दिया बताओ? प्लेटो कहता है कि जिसको अगर गणित ना आता हो ना, वो मेरे यहाँ ना आए। इस तरीके से एक इनका कथन है, याद रखना। ठीक है, और प्लेटो ने क्या दिया? अनुकरण विधि। और क्या दिया? व्याख्यान विधि। ये पूछे गए, हजार बार पूछे गए ये क्वेश्चन। व्याकरण विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि किसने दिए? तो प्लेटो ने दिए, याद रखना। प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ऐसे याद रखो, सुकरात के थे प्लेटो, प्लेटो के थे अरस्तु। और सुकरात और प्लेटो किसके आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं? अरस्तु किसको फॉलो करते हैं बताओ? अरस्तु फॉलो करते हैं किसको? प्रकृतिवाद से रिलेटेड। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्रभावी संप्रेषण बाधा नहीं है? तो नैतिक विकास थोड़ी ना बाधा है, बाकी ये तीनों बाधा है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पर्यावरण बच्चों की मानसिक वृद्धि को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित है। अब ऐसे समझो, बताए ना कि मानव का विकास कैसे होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है, तो इसीलिए ये है ना इसमें। आंसर हो जाएगा सी। या ऐसे समझ लो कि पास में ही ना शादी हो रही हो और शादी का बैंड बज रहा हो, तो बैंड बज रहा होगा तो आपकी पढ़ाई होगी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, आनुवंशिकता जन्म से पहले निर्धारित होती है और यह क्या होती है? अपरिवर्तनीय होती है। आप ना 23 जोड़े गुणसूत्र से मिलकर बने हो, या 46 किससे? गुणसूत्रों से। या 23 जोड़े बोल लो या 46 गुणसूत्र बोल लो। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। तो एक चीज़ याद रखना, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपको मिला हुआ है। इससे इन्हीं चीज़ों से क्या डिसाइड होता है? आँखों का रंग, हाइट, ये सब कुछ इन्हीं से, कलर आपकी स्किन का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, पैक्टिक भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया। ये वुडवर्थ ने बताया था। क्या बताया था? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का गुणनफल। और वुडवर्थ ने क्या दी थी? प्रश्नावली विधि। प्रश्नोत्तर विधि कह दे तो वो किसने दी थी? सुकरात ने। और सुकरात ने क्या दिया था बताओ? निगमन विधि दी थी, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवहार जो संस्कृति को प्रत्येक लैंगिकता के साथ जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ? जेंडर रोल्स कहते हैं। जेंडर रोल क्या कहते हैं? कि आदमी बाहर काम करेंगे और अंदर काम करेंगे। आंसर ए। नेक्स्ट, वह छात्र जो अपनी पीढ़ी में स्कूल आने से पहले वाला पहला व्यक्ति, तो उसे कहते हैं पहली जनरेशन वाला लर्नर, फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं। जैसे एक तानिया शेरगिल थी ना, जिसने परेड में हिस्सा लिया था रिपब्लिक डे पे, तब उन्हें क्या कहते थे? थर्ड जनरेशन की है वो, मतलब कि उनके दादा भी रहे होंगे फौज में, पापा भी रहे होंगे, ऐसे ये समझो ऐसे। आंसर हो जाएगा बी।
मतलब फर्स्ट जनरेशन लर्नर होता है कि उसके घर में उससे पहले किसी ने पढ़ाई नहीं करी। नेक्स्ट, वृद्धि एवं विकास की अंतःक्रिया आरंभ होती कब से होती है? जन्म से पहले होती है। मतलब ऐसे कहते हैं माँ के गर्भ से लेके कब्र तक चलती रहती है। ठीक है, किशोरावस्था में ना 44% होता है मांसपेशियों का भार, ये याद रखना। और 1:8 होता है क्या? सिर का भार। 1:4 कब होता है? शैशवावस्था में सिर का वजन, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानसिक विकलांगता की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है बताओ? तो देखो, इनके पारस्परिक संबंध कभी भी बेकार नहीं होते। एक चीज़ याद रखना, जो बच्चा विकलांग होगा ना, मानसिक विकलांग मतलब क्या? मतलब इंटेलिजेंट जो ज़्यादा नहीं होगा, कमज़ोर होगा, थोड़ा सा ऐसे बोलना नहीं चाहिए, छोड़ो बुद्धू नहीं बोलेंगे, तो मतलब जो पढ़ाई में जो अच्छा नहीं कर पा रहा होगा ना, उसके संबंध अच्छे होंगे। मेरा तो ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो वो चाहेगा कि उससे हर किसी कोई अच्छे से बात करे, अच्छे से सबको रखेगा अपने रिलेशन बना के। ठीक है, तो मतलब ऐसे लोगों से बात करोगे ना तो वो बहुत ही अच्छे से संबंध बनाते हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, आर्थोटिक उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? आर्थोटिक किससे होता है बताओ? ये होता है अंगों को सहारा देने से, शरीर के किसी अंग को सहारा देना। मतलब ऑर्थोटिक क्या है? अपनी हड्डियों से रिलेटेड है एक तरीके से, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लेखन बेकार है? लेखन किससे होता है? ग्राफिया, डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से होता है। एक होता है डिस्टोनिया, ये क्या होता है? एक ही जगह बैठे रहने से होता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गणना का कौन सा? किस? डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, एक होता है डिस्प्रेक्सिया, ये भी याद रखना, मोटर मूवमेंट से रिलेटेड होता है। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, ये याद रखना। वाक विचार किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है। क्या है? आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। डिस्फेजिया भी कह सकते हो आप इसे, डिस्फेजिया। अच्छा, ऑटिज्म की बात कौन करता है? सैमुअल क्रेमर करता है। और लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कौन करता है? किर्क करता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 11 या 12 वर्ष के बच्चों के लिए नसों में ज्वार उठना, ये कथन किससे रिलेटेड है? हेडो कमेटी। ये किससे रिलेटेड थी? किशोरावस्था से रिलेटेड थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, हेडो कमेटी किससे रिलेटेड थी? कोठारी कमेटी 1964 से लेके 66, ये इस समय आई थी। यशपाल कमेटी 1993, शिक्षा बिना बोझ के, याद रखना। और जो एनसीएफ बना था ना, उसके हेड थे यशपाल। ठीक है, नेक्स्ट, अहम बनाम भूमिका, ये किस में होती है? ये होती है एरिक्सन की, स्टेज है 5वीं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय सेल्वे और मेयर ने। अच्छा, इसको फेमस किसने किया? तो गोलमैन ने। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, गोलमैन कहता है IQ होता है 20% काम करता है आपका, और EQ इमोशनल इंटेलिजेंस काम करती है 80%। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। इमोशनल इंटेलिजेंस नाम से इनकी किताब भी है। नेक्स्ट, कोलबर्ग ने नैतिकता में शोध किए तो कितने वर्ष के बच्चों में? 10 से 16, बता रहा था ना, 72 बच्चे। ये आज ही सीखा था मैंने, आज ही मेरे को पता पड़ा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो चीज़ आज सीखी वो सीखी। जीन पियाजे ने बालकों के और उसके वातावरण के बीच चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा? अनुकूलन। मतलब क्या है? अडप्टेशन। 2 तरीके से करते हैं ना, सिमुलेशन और अकोमोडेशन, ये बताया था मैंने आपको, वही है। ऐसी सुरक्षा जिसके अंतर्गत बच्चा अपने विचारों और दूसरे के प्रयत्न करता है। तो ये क्या है? तादात्मीकरण। ऐसे समझो, तादात्मीकरण होता है जैसे आपको किसी ने उसने पकड़ लिया, पुलिस वाले ने, तो आप कहोगे मेरे चाचा विधायक हैं, तो मतलब दूसरे की आइडेंटिटी का यूज करते हो आप यहाँ। ठीक है, ऐसे याद रखो। और बस इतना याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो बताना आप लोग कैसी लगी आपको वीडियो। पावलोव किसको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? अब देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कंपटीशन, इस वीडियो को कम से कम 40 लोग देखते होंगे, उसमें से 2 से 3 लोग कमेंट करते हैं, तो ये है कंपटीशन। सोच रहे हो? केवल इतना। तो अब निकाल के देखना, 40 में से 2 बच्चे, कितने % कंपटीशन है, बाकी सब फर्जी है। ठीक है, तो आप लोग बताना जो बता सके कि कब नोबेल प्राइज़ मिला था, तो थोड़ा सा समझूंगा कि हाँ पढ़ाई कर रहे हो। बाकी अपना का ध्यान रखना। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।